नमस्कार दर्शकों। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर 20 जून यानी कल रिलीज हो गई। कल मैंने इस फिल्म को देखा, आपको रिव्यू दे दिया, लेकिन आज के इस लाइव सेशन में हम रवि जी से जुड़े हैं। जानेंगे कि उन्हें कैसी लगी ये फिल्म और कोशिश करेंगे समझने की कि फिल्म में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं। और जिस तरह की बातें सब हो रही हैं कि उस फिल्म ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, 15 फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आने वाला समय तो बहुत कुछ बताएगा। तो कितना श्रेय आमिर खान को जाता है, कितना श्रेय आर.एस. प्रसन्ना को जाता है और कितना श्रेय उन फर्स्ट टाइम एक्टर्स को जाता है जिन्होंने इस फिल्म में शानदार काम किया। हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप इस वीडियो को अपने फेसबुक पर या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बातचीत को सुन सकें और अपनी राय हमारे साथ जाहिर कर सकें। आप लोग जिन भी शहरों से जुड़ रहे हैं, अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। हम इस बातचीत को बढ़ाते हैं और पूछते हैं रवि जी से कि कैसी लगी उन्हें आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर। स्वागत है रवि जी आपका। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत है इस बातचीत में जी। आपने फिल्म देखी, कैसी लगी आपको सितारे ज़मीं? मैं कहूंगा कि ये बहुत औसत फिल्म है और उसकी वजह है। फिल्म के लिहाज से बहुत औसत है, विषय के लिहाज से अच्छी फिल्म है ये। और जिन बच्चों के साथ या जिस तरह की कमियों के साथ कहिए या जिनको स्पेशली एबल्ड कहा जाता है, उनके नजरिए से देखिए तो ये अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी कोशिश है। ऐसा सिनेमा बनना चाहिए और उसको बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। तो इस बात के लिए तो निश्चित रूप से हम आमिर खान को जो है धन्यवाद भी कह सकते हैं, उनको साधुवाद दे सकते हैं। तो आमिर खान ने ये एक अच्छी कोशिश की है कि इस तरह का सिनेमा, और हमारे सिनेमा में बहुत वैरायटी की कहानियों की जरूरत है। समाज के हर तबके की कहानियां होना चाहिए, जीवन के हर रंग की कहानियां हमारे पास होना चाहिए। और ऐसी कोशिश बॉलीवुड जो है बहुत कम करता है। तो और ऐसी कोशिशें जब होती तो उसको कहा जाता है कि जोखिम है। तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आमिर खान ने ये जोखिम उठाया है और ऐसी कोशिशें लगातार होना चाहिए। लेकिन जहां तक फिल्म की बात है कि फिल्म किस तरह की है, तो ये फिल्म बहुत औसत फिल्म बनी है। उसकी वजह यह है कि इस कहानी के हीरो जो है वो आमिर खान है। अगर आमिर खान को हटा दें इस फिल्म से और आप कोई और एक्टर ले लें जो ए लिस्टर नहीं है, इस फिल्म को देखने के लिए एक आदमी भी नहीं जाता। तो ये बॉलीवुड की भी नाकामी है और ये आमिर खान की भी नाकामी है कि उनको अपने चेहरे के साथ में, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का सिनेमा किया है, जिस तरह की परंपरा को उन्होंने बॉलीवुड में बढ़ाया है, आप ऐसी जगह पर आ गए कि यहाँ सिर्फ चेहरे बिकने लगे हैं, यहाँ कहानियां नहीं बिक रही हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं बिक रहे हैं, यहाँ पे चेहरे बिक रहे हैं। और आमिर खान जब 3 साल के बाद आते हैं तो जिस तरह की फिल्म ओपनिंग लेती है, आप कह रहे हैं कि 15 रिकॉर्ड्स टूटे हैं, मैंने अभी तक देखा नहीं ऐसा कोई खबर सुबह से। मैंने अभी आपसे बात शुरू की है, तो इसलिए मैं अपडेट नहीं हूं कि क्या चीजें हैं। मगर ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स टूटे होंगे। हम पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कल रात को देख रहा था, आई थिंक 11 करोड़ रुपए के आसपास, तो जो उनकी पिछली फिल्म से भी है ना, तो कहा जा रहा था कि ये पिछली फिल्म से भी बहुत कम है लाल सिंह चड्ढा से। तो अब कौन सा रिकॉर्ड टूटे हम देखेंगे। तो कहानी पे आता हूं। देखिए, कहानी का क्रेडिट जो है ना, ये पूरी तरह से उसको है जिसने ओरिजिनल फिल्म बनाई थी। इस कहानी का श्रेय आप आमिर खान को नहीं देंगे, इसका श्रेय इसके डायरेक्टर को नहीं देंगे। अगर ये फिल्म कहीं अच्छी लगती है तो उन 10 बच्चों की वजह से अच्छी लगती है, जो कि आप कहिए कि वो जैसे हैं और उन्होंने जिस समझ के साथ में अभिनय किया है, बहुत दिल को छू लेने वाले मोमेंट्स उसमें आते हैं। वो बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन एज अ स्टार और एज एन एक्टर जिस तरह से हम आमिर खान को देखते आए हैं, वो बहुत कमजोर नजर आते हैं इस फिल्म में। जिस रोल को उन्होंने कोच के रोल को किया है, इसमें जो बड़ा फर्क नजर आया इस पूरी टीम में जो पर्दे पर दिखाई है, जितने बच्चे हैं वो तो बहुत नेचुरल लगते हैं कि वो जैसे हैं वो वही हैं, वो दिख रहे हैं पर्दे पे, वो अभिनय करते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इस पूरी फिल्म में आमिर खान अभिनय करते दिख रहे हैं, और किसी भी अभिनेता के लिए अच्छी बात नहीं कि जो पर्दे पर नजर आ रहा हो तो लगे कि हाँ ये अभिनय कर रहा है। तो यहाँ पर आमिर खान जो है वो बुरी तरह से मात खा गए। ये फिल्म मुझे लगता है इन एक्टर्स के साथ साथ ना डायरेक्टर आर.एस. प्रसन्ना की है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बच्चों से काम लिया है वो बहुत अच्छा है। और अच्छे मोमेंट्स जो है, कई बार डायलॉग्स बड़े अच्छे हैं, दिल को छू लेने वाले हैं। कुछ घटनाएं जो हैं
वो उस फिल्म में जो होती है वो आपको छू लेती हैं। कहीं कहीं जगह फिल्म आपको इमोशनल भी कर देती है, ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं फिल्म में। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, इस फिल्म को फैमिली के साथ देखा जा सकता है। ये उस तरह की लाउड कॉमेडी नहीं है जिसको हमने अभी 2 हफ्ते पहले हाउसफुल 5 में देखा और बहुत ही वाहियात कॉमेडी थी जो। उसके बरक्स ये फिल्म जो है बहुत हल्की-फुल्की फैमिली के साथ देखने लायक है। बहुत उम्मीदें ना करें, मतलब अगर इसमें आमिर खान से एक्सपेक्टेशंस करें या इस फिल्म से हम बहुत एक्सपेक्ट करें कि यार कुछ बहुत वैसा होगा कि यार आपको बहुत एंटरटेन करेगी, एंटरटेन नहीं करेगा। ये आपके दिल को कहीं-कहीं छुएगा, हल्का-हल्का सा गुदगुदाएगा। उन बच्चों की बातें सुनकर वहाँ पर, या जिस तरह से जितने सहज है, मतलब कहना चाहिए नहीं, कोई फ़िल्टर नहीं है उनकी बातों में। जी। वो जो मासूमियत है, वो बड़ा आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती कि अच्छा इतनी सहजता से सोच रहे हैं। तो कई चीज़ें इस फ़िल्म में बहुत अच्छी, लेकिन मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि इस फ़िल्म का क्रेडिट जो है ना, वो आमिर खान को नहीं जाता, सिवाय इसके कि उन्होंने इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है। क्योंकि देखिए रीमेक है, और जिस तरह से उन्होंने वकालत की है कि भाई नहीं-नहीं रीमेक है तो क्या हो गया, तो हमारा फ्रेश कैनवास, इसको तो बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं किया जा सकता है। अगर ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर चलती है, चलना चाहिए, तो फिर आप यही बताएँगे बॉक्स ऑफिस पर देखो रीमेक फ़िल्में चलती है, और हमें तो कहीं ओरिजिनल के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। बॉक्स ऑफिस पर फ़िल्में लाने के लिए आप विदेशी फ़िल्मों का, रीजनल फ़िल्मों का रीमेक करें। तो एक समय के बाद तो बॉलीवुड जो है वो रीमेक वुड हो जाएगा। इधर-उधर से इंस्पायर होते रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए नहीं, लेकिन ठीक है, जिन्होंने वो ओरिजिनल फ़िल्म नहीं देखी है, या जो उसका जो हॉलीवुड वर्ज़न जो ओटीटी पर है वो नहीं देखा है, तो उनके लिए ठीक है ये फ़िल्म, लेकिन ग्रेट फ़िल्म नहीं है, ये मैं कहूँगा। हाँ, जैसे बात हो रही थी कि रिकॉर्ड तोड़े हैं, असल में आप जानते हैं कि इस साल जी। जो फ़िल्में आई हैं, सारी कमज़ोर फ़िल्में आई हैं। अच्छा। तो जो रिकॉर्ड हाँ, तोड़ने का मतलब है कि इस साल कोई ऐसी फ़िल्म नहीं आई है जिसने पहले दिन 11 करोड़ का कलेक्शन किया हो। उस मामले में कहा है कि रिकॉर्ड टूटा है। हालाँकि बहुत कम फ़िल्में ऐसी हैं जो 11 करोड़ तक पहुँची हैं पहले दिन के मामले में। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ जो हाँ। एक खबर के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। जी, जी। नामों के नाम भी बताता हूँ जिनका क्योंकि ज़िक्र किया है। छावा आई इस साल, छावा आई है, सिकंदर का 26 करोड़ रुपए का देख, फर्स्ट डे रिकॉर्ड्स तो इससे ज़्यादा कमाने वाली फ़िल्मों के बीच में। हाँ। जो नाम नहीं है वो इमरजेंसी का नाम दिया है, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, क्रेजी, बैड एस अरे! रविकुमार, मेरे हस्बैंड की बीवी, द डिप्लोमैट, अ फतेह, पापा, चूतिया, देवा, फुले, भूतनी, केसरी वीर, कंपकपी, ऐसी फिल्मों के नाम दिए हुए हैं। इन फिल्मों नहीं, का ये जो तो कोई कोई आमिर खान तुलना ही नहीं है। हाँ, हाँ, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव से क्या तुलना हो सकती है? वो फ़िल्म बहुत बढ़िया फ़िल्म है, लेकिन ठीक है। हाँ। जी। और जहां तक बात हो रही है कि बच्चों की, जी हाँ, बच्चों की एक्टिंग वाकई बहुत, बच्चों की एक्टिंग क्या है वो आपने सही कहा कि बिल्कुल सहज रहे हैं। एक सीन मुझे बिल्कुल। याद आता है, हालांकि मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता अपने दर्शकों को, जो आखिरी सीन है जहां पर आमिर दूसरे हाँ। कोच से है, वो बहुत मतलब वो और बहुत अच्छा हो सकता था आमिर के ग्राफ को देखते हुए। अगर हम आमिर के एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वो सीन बहुत अच्छा हो सकता था, जो बहुत हल्के में निकल गया है। उस सीन से बहुत उम्मीदें थी क्योंकि वो आखिरी सीन है जहां से फिर आपकी आंखें भर आती हैं, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तो वो और लेवल ऊपर जा सकता था। पहला। दूसरा ये कि हाँ, आपने कहा कि एफर्ट्स दिखाई देते हैं। मैं ये कहूंगा कि आमिर खान ने अपना 100% नहीं दिया है, मतलब जो जिस लेवल का बिल्कुल। काम करते हुए आए हैं, हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। एक चीज के लिए हम बधाई दे सकते हैं आमिर खान को, भले इसमें उन्होंने बहुत ही कहते हैं ना बड़ी सेल्फिश अप्रोच रखी होगी, क्योंकि उनको भी एक अदद हिट की बड़ी दरकार थी। लाल सिंह चड्ढा जिस तरह से फ्लॉप हुई थी, जिन्होंने ऐसे सब्जेक्ट को चुना, वरना बॉलीवुड में आपने सही कहा कि इसके लिए बॉलीवुड भी जिम्मेदार है कि इस तरह के सब्जेक्ट चुनते ही नहीं है। बिल्कुल। रीमेक के लिए चुना, लेकिन चुना तो यहाँ तो मतलब बातें ही इतनी ऊपरी होती हैं कि कहते हैं ना कि सरफेशियल लेवल पे चीजें होकर चली जाती हैं, लेकिन अंदर तक कोई छूता नहीं। तो इस फिल्म को का जो हिस्सा मुझे पसंद आया वो ये था कि कम से कम हमने वो बात की उन लोगों की जिनकी बात कोई नहीं करता है, भले वो रीमेक के तौर पर है। रही बात आमिर खान का, ये बार बार कहना कि रीमेक नहीं, देखिए ऑब्वियसली आपने आइडिया वहां से उठाया है, तो जब वो रीमेक है तो फिर आपके ऊपर लग गया कि आप उसको क्रेडिट नहीं ले सकते। क्रेडिट लेने वाली बिल्कुल। बात है नहीं कि आप क्रेडिट लें, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बनाई हुई चीज को फिर से बनाया। ये ठीक ऐसा है कि एक खबर मैंने अंग्रेजी में पढ़ी और मैंने उसे हिंदी में सुनाया, तो उसका क्रेडिट मेरा नहीं है, क्रेडिट उसी रिपोर्टर का होगा जिसने वो खबर लिखी है अंग्रेजी में। मैं सिर्फ बिल्कुल। आपको अनुवाद
करके बता रहा हूं ताकि आपको सहज और सुलभ लगे। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं हमारे कुछ दर्शक जिनका ये कल मैं पूरा दिन देख रहा था कि उनका ये कहना है कि आमिर खान जो है वो गद्दार हैं और उन्होंने तुर्की में जाकर मिले थे वो वहां की फर्स्ट लेडी से, इसलिए हमें उनकी फिल्म नहीं देखनी चाहिए। तो देखिए, जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो फिर आप उस शख्स की पर्सनल लाइफ से कनेक्ट ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि आप जब सिनेमा देखने जा रहे हैं तो आपने पैसा खर्च किया है उस 3 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए, उस 3 घंटे की फिल्म मेकिंग के लिए। अब किसी के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो कौन से देश जाता है और कौन से कितनी गर्लफ्रेंड रखता है या वो कितनी बीवियां रखता है, ये आप मतलब इसको आप उसकी सिनेमा से नहीं जोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं ऐसे व्यक्ति की फिल्म नहीं देखूं। हाँ, आप ये कह सकते हैं मुझे फिल्म पसंद नहीं आई या मुझे ऐसी फिल्म पसंद नहीं है, मुझे रीमेक नहीं देखना, वो एक अलग चीज हो सकती है। आप कह सकते हैं कि लाल सिंह चड्ढा के बाद मेरा विश्वास उठ गया आमिर खान से, मैं उनकी दूसरी फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, वो कहीं कुछ समझा जा सकता है। लेकिन ये नहीं कि वो तुर्की चले गए थे और वो फर्स्ट लेडी से मिल लिए थे और उन्होंने ये कहा था बारे में। ये तो मतलब बहुत बचकाना लगता है कि आप कहाँ फिर आप फिल्म देखने जाएंगे, तो आप पर्सनल उस पर आ रहे हैं। हम लौटते हैं इस पर। मुझे लगता है फिल्म का जो सबसे कमजोर पक्ष रहा वो इसका म्यूजिक भी है, क्योंकि जैसे हमें एक आदत है हिंदी फिल्म जब देखने जाते हैं तो हमें म्यूजिक बड़ा ड्राइव करता है, लेकिन इसमें कहीं म्यूजिक है नहीं ऐसा जो आपको पकड़े या आपको फिल्म से बाहर आने के बाद याद रह जाए। आपको क्या लगा? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इस फिल्म के म्यूजिक में वो बात नहीं है कि जिसने लोगों को बहुत ज्यादा छुआ हो। गाने एक दो अच्छे बन सकते थे मुझे लगा, लेकिन वो चले नहीं है। खास तौर पे जो एक गुड फॉर नथिंग गाना है, पापा कहते थे वाला जो एक गाना है, गुड फॉर नथिंग, वो मुझे ठीक लगा, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। वो उस तरह का पैपी नंबर नहीं बन सका कि जिसको लोग गुनगुनाए, या मतलब क्योंकि जिस तरह से आमिर खान की फिल्म पापा कहते हैं, वो जो पहला गाना कयामत से कयामत तक का था, फिर उसके बाद में एक और वो पापा वाला गाना उनकी दिल्ली वैली में था। हाँ। तो वो एक तो बहुत मीठा गाना था, दूसरे में एक बड़ी हंसी मजाक मस्ती और बहुत सारी बातें, ये उस तरह का कुछ बन नहीं पाया। म्यूजिक निश्चित रूप से शंकर एहसान लॉय का इस बार जो है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम रह गया, क्योंकि अगर इस फिल्म में गाने अच्छे होते तो जो है इस फिल्म को फायदा मिलता। और एक और चीज कहूंगा कि जैसे इस फिल्म को सितारे जमीन पर जो है, इसको तारे जमीन पर की स्पिरिचुअल सीक्वल कहा गया। अब ये नए नए वर्ड्स गढ़ लेते हैं। चलिए, इस वो फिल्म और ये फिल्म कहीं तुलना नहीं है। ये फिल्म उसके आगे कहीं नहीं ठहरती है, मैं बहुत साफ साफ कहूंगा इस मामले में। तारे जमीन पर जो है वो आपको इस तरह से मतलब आपके अंदर उतर जाती है, जिस तरह से उसमें एक अकेला बच्चा है, किस तरह से उसके अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी फैमिली के साथ, उसकी माँ के साथ, पिता के साथ उसके जो रिलेशन या मोमेंट्स दिखाए गए, फिर उसका टीचर के साथ में उसके, वो बहुत अलग ही लेवल पर जाती है। लेकिन इस फिल्म में न उस तरह की बॉन्डिंग बनती है कोच और उन 6, 7, 10 बच्चों के बीच में मोमेंट्स होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो बॉन्डिंग, वो प्यार, वो इमोशनल कनेक्ट वो कहीं नजर नहीं आता है। फिर इसमें एक और चीज मुझे लगता है जो उस कहानी से इसको डाइवर्ट करती, यहाँ आमिर खान एक अलग दूसरे लेवल पे भी इमोशनल स्ट्रगल चल रहा है उनकी पर्सनल लाइफ में, वो चीज उस फिल्म में नहीं थी। वहां वो सीधे सीधे अपने स्टूडेंट के लिए थे, यहाँ उनकी जिंदगी में और भी एक दो चीजें चल रही है, तो वो बॉन्डिंग जो है यहाँ पर नहीं आई है। इस वजह से ये फिल्म कहीं ना कहीं जो है उसके मुकाबले अगर आप उससे तुलना करेंगे तो इस फिल्म से अन्याय होगा। इनको मुझे लगता है नहीं कहना चाहिए था कि ये स्पिरिचुअल सीक्वल है, क्योंकि लोग फिर उस तरह से कनेक्ट करके देखते हैं। हालांकि आपने नहीं भी कहा होता उन्होंने, मतलब तो भी कनेक्ट करते, मगर आपने खुद ही ऑफिशियल कह दिया, तो उस फिल्म के मुकाबले ये फिल्म जो है बहुत कमजोर पड़ चुकी है। और म्यूजिक का मामला तो ठीक है, जैसे आमिर ने इस फिल्म में डिसअपॉइंट किया, मैं आपको बताऊं, एज एन एक्टर, क्योंकि हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि जब वो कैरेक्टर में उतरते हैं तो वो वही बन जाते हैं और एफर्टलेस होता है उनका मामला। और इस फिल्म में पहले सीन से उनके एफर्ट जो है ना वो दिख रहे, चाहे वो बालों को ऐसा करना हो या थोड़ा मुंह बनाना हो या थोड़ा बॉडी लैंग्वेज हो। 3 इडियट्स याद कीजिए, एक अच्छी खासी उम्र में वो कॉलेज स्टूडेंट बने तो एकदम फ्लॉलेस और एफर्टलेस हैं। आप दंगल में देख लीजिए कि अगर वो कोच मतलब कुश्ती सिखाने वाले अपनी बच्चियों को लेके बहुत पैशनेट है और एक तरीके से बहुत समाज से अलग जाके ऐसे पिता के रूप में आते हैं जो अपनी बच्चियों को पहलवान बनाना चाहता है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका अभिनय, लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं।
लेकिन इस फिल्म में जो है पूरा पहले सीन से आखिरी सीन तक जो है आमिर खान एक्टिंग करते नजर आते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है और मुझे लगता है शायद अगर आर.एस. प्रसन्ना ने इस फिल्म को बहुत अच्छे से हैंडल किया, अगर वो थोड़ा सा कहीं चूक जाते मुझे लगता है तो ये फिल्म जो है जैसी बनी वैसी भी नहीं बन पाती। इसकी फिल्म को लेकर एक और चीज कहूंगा कि फिल्म थोड़ी सी स्लो है, मतलब कई जगहों पे खास तौर पे फर्स्ट हाफ में जो है वो मोमेंट्स रिपीट करने लगते हैं उन बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग बनाने का जो पूरा एक सेशन है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो वो उसमें समय लेती है और बहुत स्लो चलती है। इसी तरह से जो आमिर खान और जेनेलिया के बीच में आप एक टेंशन तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो ऐसा उसकी कोई हाई पॉइंट नहीं है कोई भी, वो बड़ा एक कैजुअल सा चल रहा है, बस ठीक है, गुड है ना। हुआ क्या है उसकी वजह, मतलब क्या, हाँ मतलब उसकी वजह धीरे धीरे खुलती, लेकिन वो बहुत किसी हाई पॉइंट पे नहीं पहुंचता, कोई उसमें ड्रामा क्रिएट नहीं होता। इसी तरह से आमिर खान और उनकी माँ और फिर जो लास्ट में जो चीजें खुलती हैं वो ठीक है, वो लेकिन वो कॉमेडी के लेवल पे बहुत अच्छी नहीं लगती है। अगर आप उसको कॉमेडी के भी जॉनर में ले जाएं या एक ड्रामा में ले जाए, तो ना तो वो ड्रामा के रूप में जस्टिफाई करती हैं बहुत ज्यादा उस कहानी में, और ना ही कॉमेडी के रूप में। तो इस फिल्म में कमियां बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि फैमिली के साथ एक बार इसको देखा जा सकता है अगर आपको बहुत जरूरी लगता है तो। आमिर खान की बहुत अच्छी किस्मत में कहूंगा जो इस साल ये पिक्चर आई है, जो पिछले 6 महीने से हम लोग तरसे हुए हैं कि कोई ढंग का सिनेमा आ जाए। इस वक्त जो फिल्म ये रिलीज हुई है, मुझे लगता है इस बात का जरूर आमिर खान को फायदा मिल सकता है, क्योंकि पिछले 6 महीने में मतलब एवरेज फिल्में भी नहीं आई है, बिलो एवरेज आई है। इस वजह से आमिर खान को फायदा मिल सकता है। दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम इसे उम्र का असर कहेंगे, आमिर खान क्यों नहीं कर पाए उस तरह से उतर कर एक्टिंग जिस तरह से वो करते हैं, क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल आमिर खान का आत्मविश्वास जो है ना बुरी तरह से हिल चुका है। मैं आपको सच कहूं, मतलब आज से 10 साल पहले जो स्थितियां रही होंगी, या आज से आप ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के पहले की स्थितियां कह लीजिए, उनमें और आज में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अब उनकी कहानियों की चॉइस जो है वो अचानक से बहुत गड़बड़ा गई, और शायद एज एन एक्टर भी जो है वो उतना कॉन्फिडेंट मुझे नहीं लगते उनको, जब इस बार जब मैंने पर्दे पर देखा है। क्योंकि देखिए उनकी लाल सिंह चड्ढा में भी वो कहीं ना कहीं एक्टिंग करते दिख रहे थे, थोड़ा सा कैरिकेचर नुमा, या थोड़ा सा जो चार्ली चैपलिन वाला जो स्टाइल है एक्टिंग का, उसको पकड़कर उस तरह से काम करने की कोशिश रहती। तो इधर थोड़ा सा धीरे धीरे जो है लेकिन इस फिल्म से जिसको लोग कह रहे थे कि यार कमबैक करना चाहिए आमिर खान को, ये कमबैक जैसी कोई बात नहीं है ना। इसमें आपको उनका पुराना स्टारडम नजर आता है, बल्कि बहुत कच्चे नजर आते हैं। आमिर को बहुत सीरियसली मुझे लगता है ना अपनी टीम को बदल देने की जरूरत है। जो भी उनको एडवाइस करती है, या जो भी उनके लिए स्क्रिप्ट का सिलेक्शन करती है, जो भी उनके साथ क्रिएटिव डिस्कशन करती है, उनको अब बदल देना चाहिए। क्योंकि पिछले 10-12 साल में उनका बहुत तगड़ा नुकसान किया है इन लोगों ने, ये बात तो पक्की है। और इस फिल्म में चाहे भले ये बॉक्स ऑफिस पर चले ना चले, उसका बॉक्स ऑफिस क्या होगा वो जाने, लेकिन आमिर खान एज अ प्रोड्यूसर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज एन एक्टर, उनका जो रियल सेल्फ या जो भी चीजें इससे पहले दिखाई देती थी लाल सिंह चड्ढा से पहले, बहुत 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 नीचे है। और अगर एक आध दो फिल्में और इस लेवल की उन्होंने कर ली तो फिर यही कहा जाएगा कि भाई अब घर बैठ जाइए आप। मतलब वो कह सकते हैं कि वो जो एक टाइम था आमिर खान का, वो जो पीक वाला टाइम था, जो आज से हम समझ सकते हैं कि दंगल तक हमें दिखा, उसके बाद सीधे एकदम से वो नीचे जाते जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं तीनों खान के साथ हुआ है ऐसा। दंगल के बाद की बात हो, या जीरो के बाद शाहरुख खान हो, या सुल्तान के बाद सलमान खान हो, ये धीरे धीरे सब नीचे ग्राफ जा रहा है तेजी से। हाँ बिल्कुल, देखिए अब आप इसको ऐसा नहीं, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। देखिए आप चाहे विदेशी सिनेमा उठा के देख लीजिए, हॉलीवुड की बहुत सारी बातें करते हैं भाई, वहां टॉम क्रूज भी तो काम कर ही रहा है ना, और आज भी कितनी बड़ी फिल्म वो दे रहा है। बिल्कुल। हाँ। सिल्वेस्टर स्टैलोन की बात कीजिए, मतलब और भी और 2-3 नाम हैं जो मुझे एकदम चेहरे याद आ रहे, नाम नहीं याद आ रहे। वो बड़ी उम्र तक, उसका उम्र से कोई लेना देना, बल्कि इसमें तो आपकी चॉइस, आपका परफॉर्मेंस और बेटर और बहुत अच्छा होता जाना चाहिए। हाँ। बेसिक चीज है आपका कहानियों का सिलेक्शन।
कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी वो जो पुराना अटका हुआ है कि मैं जो सीटी बजाओ ताली बजाओ टाइप का जो हीरो था, या बहुत रोमांटिक था, या मैं एक्शन कर रहा था, वो अटका हुआ है। और बात सिर्फ उस इमेज की नहीं है, समय के साथ कहानियां बदल जाती, तो अब जो कहानियां दर्शक देखना चाहते हैं, आपकी उन पर पकड़ जो है कहीं ना कहीं छूट चुकी, ढीली भी नहीं पड़ी। और शायद इसकी वजह यह है आपके आसपास की टीम। मैं मानता हूं कि आप सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हैं, मैं मानता हूं कि आप सब कुछ नहीं देख सकते हैं, आपके पास एक टीम होती है, प्रोफेशनल टीम होती है। वो टीम भी जो है या तो पुरानी पड़ चुकी है या बहुत आपने कच्चे खिलाड़ी ले लिए हैं। बिल्कुल बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी तो खैर बहुत जल्दी होगी ये कहना कि कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इंडस्ट्री में सारी बातें परफॉर्मेंस पर आती हैं कि कितने पैसे कमाए, क्योंकि फिल्म की सफलता बॉलीवुड में इसी से आंकते हैं ये लोग। तो देखते हैं हफ्ते भर बाद क्या स्थिति होगी, और उसके हफ्ते भर बाद मुझे लगता है हम इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे कि आमिर खान कितने कदम चले इस फिल्म से, चले नहीं चले, वहीं खड़े हैं या और पीछे चले गए हैं, या इस फिल्म को करके उन्होंने कोई गलती की है, या अब अगली चॉइस बताएगी कि वो किधर ऊपर की तरफ जाएंगे नीचे की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपने बहुत खुलकर हमें बताया इसके बारे में कि आपको कैसी लगी फिल्म, बहुत अच्छी विवेचना आपने की। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी जुड़ेंगे। और आप शुक्रिया, बिल्कुल।